नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कसी कमर। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। मंगलौर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशी की तलाश में जुटी है कांग्रेस और प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में चल रहा मंथन। बसपा भी दोनों सीटों पर जल्द उतारेगी अपने प्रत्याशी। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होना है मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी में ये चर्चा है कि किसको कहां से मैदान में उतारा जाए, तो वहीं कांग्रेस ने मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा है, जबकि बद्रीनाथ सीट से कौन उनका प्रत्याशी होगा, इस पर भी मंथन जारी है। और बसपा भी दोनों सीटों पर जल्द प्रत्याशियों को उतार सकती है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अब कमर कस ली है। तो बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी और कांग्रेस की? 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं राज्य की 2 सीटों पर। जी विशाल, बिल्कुल बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 21 जून लास्ट डेट है नामांकन की। उसके बाद 26 जून नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है और 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को जो है इन दोनों सीटों पर मतगणना होगी। तो ऐसे में तमाम प्रक्रिया जो है इस तरीके से रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बसपा सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां इन दोनों विधानसभा सीटों के लिए शुरू कर दी है और ऐसे में सभी अपनी जीत की दावेदारी भी जो है अभी से ही करनी शुरू कर दी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर कर रहे हैं। अरुण, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने तो एक सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम भी फाइनल कर दिया है, हालांकि दूसरी सीट पर जो कि बद्रीनाथ सीट है उस पर उनको ढूंढना पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी में भी क्या चर्चाएं हैं? विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। काजी निजामुद्दीन 2017 में कांग्रेस के सिंबल पर वहां से चुनाव जीते थे। हालांकि 2022 में वो विधानसभा चुनाव हारे और ऐसे में करीब 500 वोट्स का जो है अंतराल रहा था, जिस मार्जिन से जो है वो चुनाव हारे। तो ऐसे में इस बार भी कांग्रेस पार्टी मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन को ही मैदान में उतारेगी। तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर 2022 में विधानसभा चुनाव लड़े राजेंद्र भंडारी विधायक बने। उसके बाद जो है उन्होंने पारा बदल लिया और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। तो ऐसे में बद्रीनाथ सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी में कई दावेदार भी हैं। तो ऐसे में उनको लेकर ही पूरी जो है चिंतन मंथन चल रहा है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी। तो वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो राजेंद्र भंडारी माने जा रहे हैं। और वहीं अगर मंगलौर विधानसभा सीट की बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी को जो है इसको तय करेगी कि आखिर किसे जो है वहां से चुनाव लड़ाया है। तो वहीं बसपा भी इस बार इन चुनाव में अपनी दाल ठोकेगी और मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे को जो है चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी बसपा जो है इस बार चुनाव लड़ने का काम करेगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्य को 1,39,750 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिए सोमवार को आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा है कि इस धनराशि से राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चुनाव कोई भी हो, उसमें हर दल और संगठन यही चाहता है कि जीत उसी की झोली में आए। इसके लिए तरह तरह के दाव चुनाव से पहले चले जाते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों के कई लोगों को अपने पाले में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक समेत 9 पूर्व विधायकों को भी बीजेपी ने अपने पाले में खींच लिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि उसका यह दाव कुछ खास असर नहीं कर पाया है। इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 75% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। चुनाव से पहले बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसके तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, उक्रांद समेत अन्य दलों और संगठनों के नेताओं, निकाय और पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाजपा का दामन थामा। पार्टी का दावा है कि इस अभियान में 15,000 से अधिक लोग भाजपा में शामिल हुए। इसके पीछे पार्टी की मंशा यही थी कि चुनाव में जीत का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्राप्ति में कहीं कोई कमी न रहने का। भाजपा ने अभियान के दौरान कांग्रेस में सेंध लगाते हुए बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी को अपने पाले में खींचा। इसके अलावा पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़, मालचंद, महावीर सिंह रांगड़, शैलेंद्र सिंह रावत, दान सिंह, हरिदास, पूर्व मंत्री दिनेश दन्ने और दिनेश अग्रवाल भी भाजपा में आए। पार्टी को उम्मीद थी कि इन पूर्व विधायकों का साथ लेकर इनके विधानसभा क्षेत्र में बड़ा जन समर्थन हासिल कर वो अपनी विजय यात्रा में नए प्रतिमान गढ़ेगी। देखिए, राजनीति में कोई भी निर्णय त्वरित लाभ के लिए नहीं लिया जाता है, उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। और आप देखना, जो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, हम लोगों ने जिनको ज्वाइन कराया है, उसका आने वाले विधानसभा में कितना प्रभाव पड़ता है ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर चल रहा था, और जिस तरह से उसके बाद भी हम लोगों ने 5 सीटें रिटेन की हैं तीसरी बार, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तमाम एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ते हुए हम लोग भारी बहुमत से इन सीटों को जीत पाए हैं, ये अपने आप में उपलब्धि है। और जिन लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया है, उन लोगों ने भी पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की है। लेकिन आगे के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो अब 2.5 साल बाद हमको चुनाव तो लड़ने ही होते हैं, तो उसमें और लोकल बॉडीज में इसका आपको बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे और उसने लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटों पर जीत दर्ज इतिहास रचा है। लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों के पूर्व विधायक पार्टी में शामिल हुए, वहां प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा, विशेषकर पहाड़ के विधानसभा क्षेत्रों में। अब नेता कह रहे हैं कि भले ही विधायक और पूर्व विधायकों के भाजपा में आने से लोकसभा चुनाव में फायदा भले ही ना हुआ हो, लेकिन आगामी विधानसभा और निकाय चुनाव में इसका फायदा भाजपा को होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी पार्टी ने कदम उठाए हैं, अभी कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं रहे, ऐसी विधानसभाएं हो गई हैं, तो आगे विधानसभा में उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र को ही ले तो वहां भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों से मात्र 1259 मत ही अधिक मिले। ये बात अलग है कि वहां कांग्रेस को लगभग 9,000 मतों का नुकसान हुआ। इसी प्रकार टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले पुरोला विधानसभा क्षेत्र को देखें तो भाजपा वहां विधानसभा के प्रदर्शन तक भी नहीं पहुंच पाई। ऐसी ही स्थिति गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में रही, वह भी तब जबकि पुरोला में पूर्व विधायक मालचंद और गंगोत्री में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ भाजपा के साथ आए थे। इन विस क्षेत्रों में निर्दलीय बॉबी पवार ने पुरोला में 25,000 से ज्यादा और गंगोत्री में 19,000 से अधिक मत हासिल कर दोनों दलों और भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त सेंध मारी। हम लोग हमेशा ही करते हैं, और हमारे तो बूथों तक की समीक्षाएं चल रही हैं। तो समीक्षा तो हमारा कोई भी कदम पार्टी का उठता है तो चुनाव के लिए उठता है, उसमें कोई कमी पेशी रहती है, कहीं बेहतर भी होता है तो उसकी भी समीक्षा करते हैं कि आखिर हम बेहतर कैसे कर पाए ताकि और जगह उसको अप्लाई करें। तो समीक्षा तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वो होगी समय के साथ। बात टिहरी विस क्षेत्र की करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे पूर्व मंत्री दिनेश दन्ने ने 18,000 से ज्यादा मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ थे। लोकसभा चुनाव में इस विस क्षेत्र में 18,000 मत हासिल हुए, जो उसे विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त मतों से लेकर 1,000 कम है। कुछ ऐसा ही दृश्य धनौल्टी विस क्षेत्र में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में भाजपा जहां विस चुनाव के प्रदर्शन से 4,000 से ज्यादा मतों से पीछे रही, इन दोनों विस क्षेत्रों में भी निर्दलीय बॉबी पवार ने भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया। बता दें कि विधानसभा की पुरोला, गंगोत्री, टिहरी और धनौल्टी सीटें भाजपा के पास हैं। मैदानी भूगोल वाली धर्मपुर, कोटद्वार और हरिद्वार क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन विस चुनाव से बेहतर रहा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा मंथन में जुट गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस फॉर्मेट पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हमेशा समीक्षा करती रहती है। समीक्षाओं से निकले हुए परिणामों से चिंतन मनन करती है,
जो सबक मिलते हैं उसको स्वीकार करती है, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने काम पे, अपने कार्यकर्ता पर, अपने कार्यक्रमों पर लगातार चिंतनशील रहती है। इसलिए हम लगातार समीक्षा के फॉर्मेट में रहते हैं और जो भी हमारा लोकसभा का परिणाम रहा है उसकी भी हम लगातार बूथ स्तर पर हमारा प्रदर्शन कहाँ पर कैसा रहा, विधानसभा स्तर पर कैसा रहा, जिला स्तर पर कैसा रहा, इन सब परिणामों की हम समीक्षा करते ही रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा समीक्षा के लिए क्या निष्कर्ष निकालती है और इन विधायकों और पूर्व विधायकों के भाजपा में शामिल होने से इसके फायदे क्या दूरगामी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अक्सर में भीषण गर्मी की वजह से लोगों के जनजीवन पर पूरा असर पड़ रहा है। जून के पहले सप्ताह में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन बीते दिनों से मौसम फिर अपने तेवर दिखा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते दिन के साथ साथ रात में भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी, दस्त, बुखार के कई मरीज रोजाना अस्पताल का रुख कर रहे हैं। लगातार मरीजों में इजाफा होने से जहां स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं अब चिकित्सा अधिकारी ने बचाव के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। नॉर्मल एवरेज ओपीडी 100 से ऊपर है, जिसके अंतर्गत बुखार और कमज़ोरी और शरीर दर्द के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेनली रीज़न है जो हीट वेव का भी सरकार द्वारा भी चेतावनी पत्र दिया गया, उसके अंतर्गत वो है। हमारे अस्पताल द्वारा उनको ORS और जितनी भी फ्लूइड वुड सब उचित मात्रा में है। प्लस हमने सब सेंटर में भी ORS पहुँचा दिए गए हैं कि आशा के माध्यम से अगर जिसको दिक्कत हो रही है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्लस हमने आशा की एक मीटिंग करके उनको ये बता दिया गया है कि इसका रोकथाम के लिए क्या क्या करना है, जैसे कि डार्क कपड़े नहीं पहनने, हल्के रंग के कपड़े पहनने, बाहर निकल रहे हैं तो गीला कपड़ा लेकर चलें और पानी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ से लेकर मैदान तक तपती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में हल्की बारिश की भी संभावनाएं और मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावनाएं जताई हैं मौसम विभाग ने। तो आपको बता दें कि एक बार फिर गर्मी से लोगों को निजात मिल सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भी हल्की बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है और ऐसे में मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार भी बताए जा रहे हैं। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, किस तरह की जो अनुमान है वो जताया है मौसम विभाग ने और कैसा मौसम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए विशाल, भले ही जून के पहले सप्ताह में जो है गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली हो, लेकिन अगर बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो मौसम फिर से अपने करवट जो है बदलने लगा है। खासकर कहे कि भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के से जो है दिन के साथ जो रात में भी जो है गर्म हवाएं परेशान कर रही है। इसी को लेकर अगर बात करें तो बीते सोमवार की बात करें तो देहरादून में अधिकतम जो तापमान है 6 डिग्री से बढ़कर 41.1 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। और कहीं ना कहीं अब जो है मौसम विभाग ने जो है जो एक यहाँ पर चेतावनी जारी की है, क्योंकि अब जो कई जिलों में जो है यहाँ पर बारिश की संभावना जताई है और प्रदेश के कई जिलों में जो है आज से मौसम परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जो है प्रदेश भर में मानसून ने दस्तक तो नहीं दी, लेकिन प्री मानसून के चलते आज जो है मौसम में मिजाज बदलेगा और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये ऐसे जिले हैं जिनमें हल्की बारिश की यहाँ पर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना जताई, तो वहीं मैदानी इलाकों में जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की यहाँ पर संभावना जताई है। लेकिन अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी विशाल सटीक साबित होती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड में सैलानी रुक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार फिर सैलानियों का दौर देखा जा सकता है। तो वहीं
किसानों को भी इस हल्की बारिश का लाभ जरूर मिलेगा विशाल। बिल्कुल गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसी फिल्म की चर्चा जोरों पर है जो उत्तराखंड के संदर्भ में वैश्विक तौर पर सबसे अलग होने वाली है। इस फिल्म का नाम है मीठी। दरअसल ये फिल्म उत्तराखंड के मिलेट्स को लेकर बनाई गई है। फिल्म उत्तराखंड के खाद्य उत्पादों को लेकर भी बनाई गई है। फिल्म उत्तराखंड की मिट्टी के उत्पादों पर भी केंद्रित है। मीठी नाम की इस फिल्म में बताया गया है कि देवभूमि उत्तराखंड की मिट्टी में किस तरह के अनाज पैदा होते हैं और ये अनाज किस तरह से इंसान के लिए देवतुल्य होते हैं। सरकार की तरफ से लगातार बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विकासनगर में तहसील का घेराव किया। साथ ही जनसंघर्ष मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि सरकार 3-4 साल से लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। हाल ही में फिर बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनसंघर्ष मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि इस खेल को बंद कर जनता को राहत दिलाने का काम करे। लगातार बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे उनका जीना मुश्किल हो गया और सरकार ने कई तरह से जनता को लूटने का फरमान जारी किया है। चाहे हम फिक्स चार्जेस की बात करें, चाहे 100 यूनिट का जो स्लैब बना है उसके माध्यम से सरकार जनता को लूट रही है। मजे की बात ये समझ लीजिए, अगर एक परिवार में 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसमें यूनिट का जो 100 यूनिट का स्लैब है 75 रुपये, 85 रुपये, 100 रुपये, दो अब आप लगा लिए उसमें ये बढ़ोतरी होती रहती है। और वैसे ही बिजली के जो दाम है 100 यूनिट तक 340 है, 200 यूनिट तक 4 रुपये 90 पैसे, फिर 200 से 400 तक 6 रुपये 70 पैसे, इस तरह से, और 7 रुपये 35 पैसे, इस तरह से लूटने का जो फरमान है ये जनता को बहुत नागवार गुजर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है बिजली महंगी होने का, सबसे बड़ा जो कारण है कि सरकार लाइन लॉस कम करने में बिल्कुल फेल। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत मटियानी ग्राम सभा के नकेला में सोमवार शाम 4:30 के लगभग 36 वर्ष के युवक महेश सिंह बिजली की चपेट में आ गए। आनन फानन में परिजन और ग्रामीण 108 के जरिए महेश को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर बीना ने बताया कि उसकी मौत अस्पताल आने से पहले ही हो चुकी थी। परिजनों ने यह भी बताया है कि महेश 15 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर पर आया हुआ था। वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है। ऐसी लापरवाही है जिसकी वजह से हमने अपने चाचा को खोया है। जो हमारे चाचा भी 15-20 दिन पहले ही घर आए थे। ये बाहर जॉब करते हैं, इनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर है। और ये अपने किसी काम बस कुछ काम कर रहे थे, घर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से जो तार खुले हुए थे उसमें इनका हाथ टच हो गया और इनको इस करंट लग गया, जो जिससे इनकी डेथ हो गई। इनके द्वारा और इनके परिवार के द्वारा कई बार विभाग को सूचित किया गया, बट विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज हमने अपने चाचा को खो दिया है। ये अस्पताल में आया था तो मृत अवस्था में आया था, उसका जांचें करी गई थी तो ईसीजी में फ्लैट लाइन आई थी। उनके साथ वालों ने हिस्ट्री बताई है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है घर में, और बस अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रखा है। पुलिस को जानकारी यही अस्पताल से भेजी। हरिद्वार में अवैध खनन के भंडारण की खबर प्रसारित होने के बाद खनन विभाग हरकत में आ गया है। हरिद्वार के कई क्षेत्रों में अवैध खनन का भंडारण किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी अब इन जगहों पर छापेमारी करने और उन्हें अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सक्रिय भी हो गए हैं। खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि विभाग ने एक टीम का भी गठन किया है जो कि इन क्षेत्रों में निगरानी करेगी और अवैध खनन के भंडारण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी करेगी। इस अभियान के तहत विभाग कई जगहों पर छापेमारी करेगा और अवैध खनन सामग्री जब्त करने का काम करेगा। अवैध भंडारण की बात है, संयुक्त टीम एसडीएम साहब के साथ भी एक बार संयुक्त निरीक्षण करा गया था, तब भी भंडारण पर अधिरोपित किया गया था पेनल्टी, और अभी भी जब भी कोई अवैध भंडारण मिलता है उस पर लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इस संबंध में हमने
लेटर लिख रहे हैं क्या नाम कि इनको बिल्कुल हटा दिया जाए यहाँ से, और क्या नाम आगे की कार्रवाई के लिए भी लिख रहे हैं। और अभी भी परसों एक मामला आया था डेंसो चौक का अवैध खनन का, उसमें भी आज टीम गई हुई है जांच करने के लिए। बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की है, जितने भी भंडारण मिले हैं, चाहे वो अवैध हों चाहे अगर लीगल हैं तो उन पर अधिक, अगर मटेरियल है तो उन पर भी हमने कार्रवाई करी। लगातार अभी भी कार्रवाई चली रही है। आरोपित करते हैं, जो नियमानुसार पेनल्टी होती है माल पे वो अधिरोपित की जाती है। माल पर भी कोई पटवारी से जब मिल जाता है सजरा वजरा तो हम डायरेक्ट ज़मीन वाले के नाम से पेनल्टी निकालते हैं। जिसकी ज़मीन अगर नहीं होता है तो जो उसका प्रोप्राइटर नाम लिखा होता है कभी कुछ तो। और संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तैयारियां हैं खनन माफियाओं को पर रोक लगाने के लिए और खनन सामग्री पर रोक लगाने के लिए? देखिए किसान, लगातार ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर समय समय पर रणनीतियां बनाई जाती है, समय समय पर कार्यवाही भी की जाती है। बावजूद इसके जो अवैध खनन है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो खनन माफिया यहाँ रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक खनन कर रहे हैं और उस खनन का भंडारण भी कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर खबर चलाई गई है। और उस खबर का संज्ञान लेते हुए अब जो विभाग है वो हरकत में आया है और साफ तौर पर एक अब बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। हमारी खनन अधिकारी से बात हुई है, उनका यही कहना है कि एक टीम का गठन किया है और उस टीम के माध्यम से हम जगह जगह निगरानी रखी जाएगी और जो लोग अवैध खनन करते हैं यानी जो खनन माफिया खनन करते हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।